नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 13 का नाम है अव्यय। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अंजलि प्रतिदिन व्यायाम करती है और वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में प्रतिदिन शब्द पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः यह अव्यय शब्द हैं। अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, चोर उधर भागा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सार्थक हमेशा विचारों में खोया रहता है, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर हमें क्रिया के समय का पता चल रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग बताने वाले शब्द की क्रिया किस तरीके से की गई है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धुआंधार वर्षा हो रही है, बच्चा मजे से खेल रहा है। फिर आते हैं हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण पे। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द की क्रिया कहाँ हुई है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पार्थ भीतर पढ़ रहा है कहाँ? भीतर, तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाहर कौन खड़ा है? और फिर आते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर। क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा कम बोलो, हिमानी ज्यादा सोती है। दूसरा है संबंध बोधक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट हो, संबंध बोधक कहलाता है। जैसे घर के सामने कुआं है, जंगल के आसपास जानवर थे। इन वाक्यों में के सामने तथा के आसपास अव्यय शब्द क्रमशः घर व कुआं, जंगल व जानवर के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये सभी संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक अव्यय कई रूपों में होता है। सबसे पहले देखेंगे काल सूचक, के पहले, के बाद, के पश्चात, के पीछे, के आगे। फिर स्थान सूचक, के भीतर, के बाहर, के अंदर, के पीछे, के निकट, के पास, के बीच, के मध्य, के बाएं और के दाएं। इसी प्रकार बच्चों आप ये सभी पढ़ेंगे। दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, समानता सूचक और हेतु सूचक। कुछ संबंध बोधक अव्यय विभक्ति सहित तो कुछ विभक्ति रहित होते हैं। विभक्ति रहित है आज वह दिन भर खेलता रहा, और विभक्ति सहित है राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। कारक की विभक्तियों तथा संबंध बोधक में अंतर। कारक की विभक्तियां तथा संबंध बोधक लगभग एक सा कार्य करते हैं, परंतु फिर भी उनमें अंतर है। विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम का अंग होती है, उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि संबंध बोधक अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में कहीं भी हो सकता है। तो उदाहरण है हमारे पास पेड़ पर सांप रहते हैं और विभक्ति। चलिए संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर देखें। कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों की तरह किया जाता है। इसकी पहचान करने के लिए यह ध्यान रखें कि जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हुआ है तो ये संबंध बोधक अव्यय हैं,
यदि ये क्रिया के बारे में जानकारी दे तो ये क्रिया विशेषण है। जैसे कि संबंध बोधक है, सड़क के सामने बस खड़ी है, और क्रिया विशेषण सामने देखो। ठीक है। अब है समुच्चय बोधक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। सबसे पहले देखेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंतु, अगर, मगर, बल्कि, लेकिन, वरना, अतः आदि। तो ये शब्द दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, तो, इसलिए कि, अगर, यदि, चाहे तो, यद्यपि, तथापि, मानो न मानो, चूंकि, अर्थात आदि। अब आते हैं हम विस्मयादि बोधक पर। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे वाह, कोहली ने शतक लगाकर कमाल कर दिया। छी, हमारी टीम भारत से हार गई। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो। होशियार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। इन वाक्यों में अरे वाह, छी, शाबाश तथा होशियार शब्द विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। विस्मयादि शब्दों के आगे सदैव विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे हर्ष सूचक, पीड़ा या शोक सूचक, विस्मय सूचक, प्रशंसा सूचक, घृणा सूचक और चेतावनी सूचक। इनके लिए प्रयोग होने वाले शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। फिर आते हैं हम निपात पर। जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे आदित्य ने ही सरल को मारा है। आदित्य ने सरल को ही मारा है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में ही अव्यय का प्रयोग किया है। जिस पद के साथ ही का प्रयोग किया जाता है उस पद को बल मिलता है तथा इसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है। ही शब्द निपात है। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये पद के साथ मिलकर उसे बल देता है। निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है और निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। कुछ निपात शब्द इस प्रकार हैं: केवल, ही, भी, तो, तक, न आदि। आओ दोहराएं। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। और जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी शब्द या पद के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। और समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं 2 प्रकार के। उचित क्रिया विशेषण लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बाहर चलो, आदित्य वहाँ बैठा है, वह बड़ा मैदान है, तुम बहुत कम सोते हो। उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मुझसे दूर हट जाओ, उसने कुएं के पास दूसरा शेर देखा, वह घर के भीतर सो रहा था और कपिल राहुल के साथ रुड़की गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं और आपके लिए है यहाँ क्रियात्मक कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द रेखांकित कीजिए और उनके भेद का नाम बताइए
और निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक शब्द छांटकर लिखिए। तो आपने ये क्रियात्मक कार्य भी करना है बच्चों। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।